फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। लास्ट वाला वीडियो समझ में आया। आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फोर्स, क्योंकि फोर्स समझ में नहीं आएगा तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल समझ में नहीं आएगा। क्लियर। तो पहले फोर्स समझेंगे कि फोर्स लग कैसे रहे, कौन सा फोर्स है, कहाँ लग रहा है, और फोर्स हमारे लिए डेली लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फोर्स के बाद हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के फोर्स हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कपल क्या होता है। मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ। पहले ज़ीरो से ऊपर जाएंगे हम। अगर ये बेस मजबूत हुआ तभी तुम आगे मजबूत हो पाओगे। तुम्हारी नींव मजबूत होगी तभी तो बिल्डिंग मजबूत होगी, नहीं तो बिल्डिंग गिरेगी या नहीं, बिल्कुल गिरेगी। तो नींव मजबूत करनी ज़रूरी है पहले, उसके बाद तुम फ्री आराम से खेलो सॉम के साथ। क्लियर। तो उसके बाद कपल देखेंगे, कपल क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे फेलियर एंड फ्रैक्चर में क्या डिफरेंस है। तो ये पूरा बेसिक ओवरव्यू वापस से क्लियर करके इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे कितने तरह के लोडिंग होती है, वो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा अपना। तो हम धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे। तो अभी हम पहले देखते हैं फोर्स। तो फोर्स के बारे में पहले बेसिक समझाऊंगा, क्योंकि फोर्स ही नहीं पता होता है काफ़ी सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को कि फोर्स क्या है एक्चुअल में। फोर्स की यूनिट पता नहीं होती है, और यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी कॉम्पिटिशन एग्जाम। तो एक्चुअल में फोर्स क्या है, फोर्स क्या है एक्चुअल में, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फोर्स। फोर्स क्या एक्चुअल में, पुश और पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या खींचना, या तो उसको धक्का दो या खींचो, उसी को हम फोर्स कहते हैं। ठीक है। और फोर्स हमारे लिए डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम रोड पे चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, गाड़ियाँ चल रही है, तुम भाग रहे हो, अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो, हर जगह फोर्स की रिक्वायरमेंट है, हर जगह फोर्स की रिक्वायरमेंट है। क्लियर। सोलर सिस्टम में फोर्स की रिक्वायरमेंट है, एवरीवेयर फोर्स इज नीडेड। तो फोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करना, जैसे अपन जाते हैं शोरूम्स में, वहाँ दरवाजा होता है, वहाँ पे स्टिकर होता है, पुश और पुल लिखा होता है उस पर। तो वहाँ पुश और पुल का मतलब क्या है, या तो धक्का दो या खींचो, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा वहाँ भी। तो यही फोर्स है। क्लियर। अब फोर्स एक तरह की कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, और तुम्हें स्केलर और वेक्टर का भी डिफरेंस पता होना चाहिए। और इसके बाद एक टेंसर का मैं वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि टेंसर क्वांटिटी क्या होता है। क्लियर। तो पहले स्केलर और वेक्टर देख लें, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा स्केलर और वेक्टर का। क्लियर। तो स्केलर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी ये कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। क्लियर। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको दिखाने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए स्केलर क्वांटिटी में। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या चाहिए हमें, वेक्टर क्वांटिटी में हमें चाहिए बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में हमें दोनों की रिक्वायरमेंट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन स्केलर क्वांटिटी में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है। क्लियर। अब मैं पहले बता देता हूं मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये भी पता नहीं होता कईयों को कि मैग्नीट्यूड क्या है। अभी तुम्हें शक्कर लेने भेजता हूं दुकान पे, तो कैसे लाओगे शक्कर, ऐसे लाओगे क्या, दो शक्कर दे दो, दो के आगे क्या लगाना पड़ेगा हमें, मतलब 2 किलो शक्कर चाहिए, 2 किलो शक्कर चाहिए, तो कैसे बोलोगे 2 kg शक्कर चाहिए हमें। ठीक है। 2 किलो, तो 2 क्या है यहां पर, 2 क्या है यहां पर, 2 को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको हम बोलते हैं यूनिट। मतलब 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसके आगे यूनिट है। फिजिक्स में या साइंस में या इंजीनियरिंग में हमें इसके आगे यूनिट लगानी जरूरी है, और इस पूरी वैल्यू को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इस पूरे को मिला के मैग्नीट्यूड बोला जाता है। तो स्केलर क्वांटिटी के लिए हमें ये पूरा रिक्वायरमेंट है एक्सप्रेस करने के लिए, इसको हमें इस पूरे की जरूरत है। ठीक है। इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तुम्हें 2 kg शक्कर लेने भेजा तो तुम ये थोड़ी ना बोलोगे दुकानदार को कि 2 किलो शक्कर दे दो इस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में। ठीक है। तो जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी है,
ऐसे ही तुम्हारा टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर आ रहा है तुम्हारा कुछ, मान लो 36 डिग्री सेल्सियस आया बॉडी का, ठीक है, तो ये थोड़ी ना बोलोगे 36 डिग्री सेल्सियस इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, क्लियर। तो स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, नो डायरेक्शन। बट वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए, दोनों चाहिए हमें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो फोर्स एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे वेक्टर क्वांटिटी है? फोर्स इस तरह वेक्टर क्वांटिटी है कि तुम दौड़ रहे हो तो तुम्हें एक तो मैग्नीट्यूड की जरूरत है कि तुम्हारी स्पीड वो तुम्हारा मैग्नीट्यूड है, और तुम दौड़ते दौड़ते अपने डायरेक्शन को भी चेंज करते हो कि दौड़ते दौड़ते डायरेक्शन इधर चेंज कर दिया, तो डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है। तो फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, इसलिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर। अब बात करते हैं फोर्स की यूनिट की, जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और काफ़ी को न्यूटन ही नहीं पता होता क्या होता है। तो ये जीरो लेवल बहुत ज़रूरी है तुम्हारे को पकड़ में। एक बार जीरो पकड़ में आ गया तो वन पकड़ना इज नॉट अ टफ टास्क, बट जीरो पकड़ना इज वेरी टफ, क्लियर। तो उसके बाद देखते हैं हम फोर्स की यूनिट। फोर्स एक्चुअल में क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। सबको पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास की यूनिट क्या है? हम यहां पे यूनिट लिखेंगे फोर्स की यूनिट कौन से सिस्टम में लिखेंगे हम? MKS और SI। SI सिस्टम हमारा स्टैंडर्ड सिस्टम है जिसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, क्लियर। और MKS और SI दोनों सेम ही सिस्टम है, दोनों की यूनिट सेम ही रहेगी। तो MKS का मतलब क्या है यहां पर देखिए, MKS है मीटर किलोग्राम सेकेंड, MKS है मीटर किलोग्राम सेकेंड, क्लियर। तो इसमें फोर्स की यूनिट क्या होगी हमारी? F इज इक्वल्स टू MA। मास की यूनिट क्या होगी? kg। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट कितनी हुई? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स की यूनिट है MKS सिस्टम में और SI सिस्टम में, क्लियर। और इस kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? बोलो, इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। न्यूटन साइंटिस्ट था, आइजैक न्यूटन, उसने अपने नाम पे इसको डिजाइन किया यूनिट को, क्लियर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन बोलते हैं। ये काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता, इतनी क्लासेस में ले चुका हूं, काफी स्टूडेंट को इसमें ही प्रॉब्लम आती है कि न्यूटन क्या है, क्लियर। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? न्यूटन को हमें डाइन में कन्वर्ट करना है। ये दो यूनिट फोर्स की तुम्हें पता होनी चाहिए, क्लियर। तो उसके बाद देखिए, जो डाइन होता है वो CGS सिस्टम है यूनिट्स का। डाइन क्या है? CGS सिस्टम है। और CGS क्या होता है? C होता है यहां पर सेंटीमीटर, G होता है यहां पर ग्राम, एंड S होता है यहां पर सेकेंड, क्लियर। तो आगे देखिए, इसको हम कन्वर्ट करेंगे आगे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, क्लियर। CGS में कन्वर्ट करना है। तो न्यूटन की यूनिट क्या है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको किस में कन्वर्ट करना है? CGS में कन्वर्ट करना है। CGS में मतलब किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है हमें? सेंटीमीटर। MKS में कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। MKS में कन्वर्ट करना है। तो M क्या है यहां पर? मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो kg को किस में कन्वर्ट करेंगे हम? ग्राम में। ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना लिखेंगे? 10⁻³ ग्राम, क्लियर। मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 10⁻² सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, तो सेकेंड रहेगा, क्लियर। तो ये हमारा क्या है? न्यूटन है। और ये किस में कन्वर्ट हो गया? 10⁵ किलोग्राम को ग्राम लिख दे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी यूनिट हो गई। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डाइन। डाइन, ठीक है। तो हमारी ओवरऑल न्यूटन कितना हो गया?
1 न्यूटन इज इक्वल्स टू कितना हो गया 10⁵ डाइन। तो 1 न्यूटन कितना हुआ 10⁵ डाइन। क्लियर हुआ इतना? तो ये तो बेसिक ओवरव्यू फोर्स का था कि फोर्स एक्चुअल में क्या है, समझ में आया? ये तुम्हारा बेस है 0 लेवल का। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं अब। जीरो लेवल पकड़ में आना बहुत जरूरी है, बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि सॉम में टोटल फोर्स कितने तरह के हैं। फोर्स 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? पहला है एक्सटर्नल फोर्स और सेकंड है इंटरनल फोर्स। 2 तरह के फोर्स हैं हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट है एक्सटर्नल फोर्स, सेकंड है इंटरनल फोर्स। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, इंटरनल फोर्स क्या होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट के बाहर से जो फोर्स लग रहा है, जैसे कि अपन एक मेंबर ले लेते हैं, एक रबर बैंड ले लेते हैं, चलो मान लो, तो उसको रबर बैंड को ऐसे खींचेंगे या इस मेंबर को ऐसे खींचेंगे, तो ये जो फोर्स है जो सिस्टम के बाहर की तरफ से लग रहा है, इसको एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। और इसकी वजह से सिस्टम में अंदर की तरफ भी फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि अंदर पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, तो वो भी अपना क्या करेंगे, रिएक्शन देंगे। जब अपन किसी भी चीज को बाहर से खींचेंगे तो अंदर रिएक्शन आनी है। क्लियर? या फिर ब्रिज ले लो, सस्पेंशन ब्रिज, जिसमें रस्सियां हैं, नीचे प्लेटफॉर्म है। अब जैसे ही गाड़ी जाएगी उस पे से, तो गाड़ी जाएगी तो गाड़ी क्या कर रही है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है। किस पे? रस्सियों पे। तो रस्सियां खींचेगी, रस्सियों पे एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, तो उसकी वजह से रस्सियों में इंटरनल फोर्स भी आएगा। क्लियर? क्योंकि वो रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी, अपने आप को रोकने की कोशिश करेगी कि मैं टूट नहीं जाऊं, लेकिन जब लोड ज्यादा पड़ेगा तो टूट जाएगी। आ रहा है समझ में? तो ये सब हम आगे देखेंगे कि इंटरनल फोर्स कौन से, एक्सटर्नल फोर्स कौन से। एक्सटर्नल तो बहुत सारे हैं, इंटरनल हम आगे देखेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इंटरनल फोर्सेस आते हैं, टेंशन, कंप्रेशन, शियर, टॉर्जन, बहुत सारे फोर्सेस हैं, वो इंटरनल फोर्सेस हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है? एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे बंदर कूद गए, या बिल्डिंग के एलिमेंट्स हैं, बीम, कॉलम, इससे लोड आ रहा है बिल्डिंग पे, ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो उसको सस्टेन करने के लिए क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स भी आ रहा है बिल्डिंग में, वो इंटरनल फोर्स है, रोकने के लिए, ठीक है। कार में हम बैठे हैं, तो कार में क्या लग रहा है, बाहर से फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल। अब उसके जो मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं कार के, वो क्या कर रहे हैं, एक रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो वो इंटरनल फोर्स है। तो 2 तरह के फोर्सेस होते हैं, स्नोफॉल है, बर्फ गिर रही है, हवा चल रही है, विंड से फोर्सेस आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, स्नोफॉल गिर रहा है, वर्टिकल फोर्सेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, और इन्हीं की वजह से इंटरनल फोर्सेस आते हैं। तो 2 तरह के फोर्सेस हैं हमारे पास। अब एक्सटर्नल फोर्स भी हमारे पास कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, और इसी पे पूरी सॉम चलती है। अगर यही चीज समझ में नहीं आई तो आगे सॉम कैसे समझ में आएगी, नहीं आएगी। क्लियर? तो एक्सटर्नल फोर्स 2 तरह के हैं, कौन कौन से? एक्सटर्नल फोर्स में पहला है बॉडी फोर्स, और दूसरा है सरफेस फोर्स। क्लियर? एक बॉडी फोर्स है, एक सरफेस फोर्स है। बॉडी फोर्स क्या होता है? बॉडी फोर्स क्या होता है? जो पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। जैसे ये मार्कर है, तो इसका कुछ वेट है, ऐसे लटका दिया इसको, इसका कुछ वेट है, तो ये इसका बॉडी फोर्स है, जो इसके किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पूरे वॉल्यूम पर, ठीक है। और सरफेस फोर्स, सरफेस फोर्स क्या होगा? सरफेस फोर्स हमेशा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एरिया बाहर का भी हो सकता है, एरिया अंदर का भी हो सकता है। एरिया बाहर का होगा तो प्रेशर बोल देते हैं हम उसको, और एरिया अंदर का होता है तो स्ट्रेस बोल देते हैं उसको। तो एक्चुअल में सरफेस फोर्स भी क्या होता है, किसी भी बॉडी का डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है। फिजिकल कांटेक्ट होता है किसी भी बॉडी का आपस में, तब ये एक दूसरे पे सरफेस फोर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन बॉडी फोर्स में ऐसा नहीं है। बॉडी फोर्स में क्या है, बॉडी फोर्स में उसका वेट, वो अपने में एक फोर्स क्रिएट कर रहा है। जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स जानते हैं सब। अब अर्थ है, अर्थ क्या है,
ऊपर है आसमान में, लेकिन अर्थ ने क्या कर रखा है, खींच रखा है अपनी तरफ सबको। तो अर्थ एक क्या जनरेट कर रही है, एक फोर्स जनरेट कर रही है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अपनी तरफ खींचने वाला फोर्स, वो जनरेट कर रही है। वो बॉडी फोर्स है, क्योंकि वो उसकी किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और बॉडी फोर्स एक्ट हमेशा सेंट्रॉइड पे करता है। क्लियर भाई, बॉडी फोर्स है, कोई बॉडी है बड़ी सी, उसमें हर एक पार्टिकल पे लगेगा ना पूरे पे फोर्स, लेकिन हम क्या मान लेते हैं उसको, हम मान लेते हैं कि सीजी पे एक्ट कर रहा है, हमारी कैलकुलेशन इजी करने के लिए। क्लियर। और ऐसे ही सरफेस फोर्स है। सरफेस फोर्स क्या है, मान लो पूरे एरिया पे लग रहा है, अगर ये एरिया बहुत छोटा है, इस बॉडी के पूरे एरिया से ये एरिया बहुत छोटा है, तो इसको हम क्या मान लेंगे कि एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। ये आया समझ में। तो ये दो तरह के फोर्सेस हैं हमारे पास। क्लियर। तो अब देखो यहां पे एक डायग्राम बना के बताते हैं। जैसे ये बॉडी फोर्स है, ये एक बॉडी है। क्लियर। अब इधर इस पे लग रहा है, यहां पे ये कौन सा फोर्स है, ये लग रहा है इस पे सरफेस फोर्स। ठीक है। और एक इस बॉडी का क्या होगा, पूरी का वेट, वेट क्या है इसका, बॉडी फोर्स, जो कहां पर एक्ट करेगा, इसके सीजी पे। ये इसका हो गया बॉडी फोर्स, और ये इसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी। तो एक सीजी पे एक्ट कर रहा है, ये बॉडी फोर्स हो गया, ये सरफेस फोर्स हो गया। अब इस बॉडी का एरिया बहुत ज्यादा है और बहुत कम पे फोर्स लग रहा है सरफेस, तो इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम एक कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स मान लेंगे कि एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। क्लियर। और कभी कभी क्या होता है, ऐसे एक नैरो स्ट्रिप होती है, एक लंबी सी क्या होती है स्ट्रिप, स्ट्रिप पे फोर्स लग रहा है इस तरह, इस तरह। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं इसको। एक नैरो स्ट्रिप पे, लंबी स्ट्रिप पे फोर्स लग गया, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं। तो ये जितने भी फोर्स हैं, ये कौन से हैं, सरफेस फोर्स हैं। आगे अभी बहुत सारे फोर्सेस आएंगे, यूडीएल हो गया, यूवीएल हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड लोड हो गया, मोमेंट हो गया, जितने भी फोर्स हैं सारे सरफेस फोर्स हैं ये। क्लियर। और इन्हीं सरफेस फोर्स की वजह से मेंबर में इंटरनल फोर्सेस आएंगे। तो ये फोर्सेस पता होने बहुत जरूरी है। बीम की लेंथ के अलोंग अगर फोर्स लग रहा है, बीम तो सब जानते हो, नहीं जानते तो आगे बीम डिटेल में आएगा। बीम वो हॉरिजॉन्टल मेंबर है, तो उसकी सरफेस पे लग रहा है, पूरी सरफेस पे बीम की लेंथ पे फोर्स लग रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसकी कैलकुलेशन हम करते हैं आगे एसएफडी बीएमडी में। क्लियर। तो ये फोर्सेस पता होने बहुत जरूरी है। ठीक है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, सरफेस फोर्स क्या है, एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एरिया एक्सटर्नल भी हो सकता है, एरिया इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल एरिया होगा तो प्रेशर, इंटरनल एरिया होगा तो स्ट्रेस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, स्ट्रेस एंड प्रेशर। ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है जो आगे डिस्कस करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई है। क्लियर। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड किस पे होता है, सरफेस फोर्स किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सरफेस फोर्स एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बॉडी फोर्स किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, थ्रू आउट द वॉल्यूम, वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और बॉडी फोर्स क्या होता है, W इज इक्वल्स टू फॉर्मूला गामा इंटू एरिया इंटू लेंथ। ये बॉडी फोर्स का फॉर्मूला है, तुम सब तो जानते हो mg। बॉडी फोर्स आ गया मतलब वेट आ गया, वेट, वेट आ गया मतलब mg। ठीक है। ये रहा सीजी पे mg। तो यहां पर गामा क्या है, यहां पर गामा क्या है, गामा है वेट डेंसिटी। फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे, गामा होता है रो इंटू जी, वेट डेंसिटी होता है रो इंटू जी के बराबर। क्लियर। अब रो इंटू जी की वैल्यू यहां रख देते हैं अपन, तो W इज इक्वल्स टू कितना हो गया, गामा की जगह अपन रख देते हैं रो इंटू जी, और एरिया इंटू लेंथ को क्या बोलते हैं अपन, वॉल्यूम। तो रो इंटू जी इंटू वी, तो W कितना हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना हो गया, मास, और G mg। ये तुम्हारा वाला आ गया जो तुम्हारा मन पसंद है ना, तुम्हारा मन पसंद कौन सा है, mg। mg आ गया। ये देखो, ये वाला मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये अभी तुम्हारे
आगे बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला है। W इज इक्वल टू गामा इंटू वॉल्यूम, और गामा यहाँ पर वेट डेंसिटी है रो जी। तो ये अपना कौन सा फोर्स है? बॉडी फोर्स। और ये अपना कौन सा फोर्स है? सरफेस फोर्स। ठीक है, क्लियर? इतना आया समझ में? कोई डाउट? नेक्स्ट टॉपिक है अपना कपल। थोड़ा थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। डेप्थ में बहुत जा सकते हैं अपन, इनकी कोई लिमिट नहीं है इन चीज़ों की, ठीक है। लेकिन तुम्हें थोड़ा थोड़ा बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और एग्जाम में पूछ भी लेता है इनमें से, ठीक है, फोर्सेस में से पूछ भी लेता है। तो नेक्स्ट है अपना कपल। कपल क्या होता है एक्चुअल में? कपल क्या होता है? कपल मतलब दो तो नहीं है। अब क्या दो होने हैं इसमें? कपल मतलब दो क्या होने हैं इसमें? फोर्सेस है यहाँ पे, ठीक है। मान लेते हैं इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कितना है? 5 न्यूटन, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो मान लेते हैं 5 मीटर है। तो कपल क्या होता है एक्चुअल में? कपल हमेशा एक बॉडी को क्या करता है? रोटेट करने की कोशिश करता है। बॉडी को ट्रांसलेट नहीं करता, ऐसे मूव नहीं कराएगा कपल सीधा। बॉडी को क्या करेगा? हमेशा घुमाएगा कपल, हमेशा रोटेट करेगा। तो कपल होता क्या है? कपल में दो फोर्स होने चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? बराबर, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, और दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड होने चाहिए। क्लियर? और जो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, ये इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, और ये इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है। लाइन ऑफ एक्शन किसको कहते हैं? मान लो ये फोर्स इस लाइन के अलोंग लग रहा है, तो इस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन, उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कभी भी आपस में मिलेगी नहीं कपल की कंडीशन में। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कपल, कभी भी लाइन ऑफ एक्शन आपस में टकराएगी नहीं, ये ध्यान रखना। और ये क्या करेगा? हमेशा रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो क्या हो गया? कपल। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट जनरेट करेगा। कितना हो गया? 5 इंटू 5 25, और इसका डायरेक्शन क्या हुआ? बोलो। डायरेक्शन देखना बहुत सिंपल है। इस फोर्स को इसकी डिस्टेंस की तरफ रोटेट कर दो, इस फोर्स को इसकी डिस्टेंस की तरफ रोटेट कर दो, तो ओवरऑल क्या हुआ? कपल का डायरेक्शन, कितना मोमेंट आया? 5 इंटू 5 25 न्यूटन मीटर। ये 25 न्यूटन मीटर का कपल है, जो किस लाइन के अलोंग रहेगा? इस लाइन के अलोंग, कहीं भी मान लो इसको, इस लाइन पे ही रहेगा ये, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। स्टीयरिंग व्हील, कार चलाते हो, नहीं भी चलाते तो जो चलाता है उसको देखना, वो कैसे लगाएगा फोर्स? एक हाथ से इधर लगाएगा तो दूसरे से इधर लगाएगा, तो ऐसे लगाएगा तो ऐसे टर्न करेगा स्टीयरिंग, तो गाड़ी इधर मुड़ जाएगी। अगर ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो गाड़ी ऐसे मुड़ जाएगी। ये कपल है, और कपल में सिर्फ रोटेशन है। कपल में कभी भी स्टीयरिंग ऐसा नहीं इधर खिसक गया इधर खिसक गया, कभी खिसका है तो कपल में कभी भी ट्रांसलेशन नहीं होगा, कपल में हमेशा रोटेशन होगा, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो कपल में हमेशा रोटेशन होगा। नल खोलते हो, वो वाला नल, उसको ऐसे पकड़ के खोलते हैं अपन यूं करके, तो देखो ये फोर्स इधर जा रहा है तो मेरा अंगूठा इधर जा रहा है, उंगली इधर जा रही है, अंगूठा इधर जा रहा है, तो नल ऐसे खुलता है। तो ये भी कपल का एग्जाम्पल है। तो कपल ये है, समझ में आया? कपल में बहुत दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, और इस लाइन के अलोंग रहेगा ये, और ये दोनों लाइन जो है फोर्स की लाइन कभी भी आपस में टकराएगी नहीं, ये है कपल। क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3 चीजें हमारे पास। वन इज डैमेज, सेकेंड इज फेलियर, एंड थर्ड इज फ्रैक्चर। 3 चीजें हैं, डैमेज, फेलियर एंड फ्रैक्चर। और फेलियर और फ्रैक्चर में एकदम बेसिक डिफरेंस देखेंगे अपन। क्लियर? तो सबसे पहले क्या है? डैमेज। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी कंपोनेंट है, हम उसको बना रहे हैं, बनाते टाइम उसमें क्या आ सकता है?
किसी भी तरह की डिसकंटिन्यूटी आ सकती है, फ्लॉज आ सकते हैं, किसी भी तरह का उसमें होल रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, कोई वॉइड रह सकता है, कोई भी प्रॉब्लम उसमें आ सकती है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जिसको बोलते हैं, तो वो कंपोनेंट कहलाएगा डैमेज, वो आएगा डैमेज में। क्लियर? डैमेज बड़ा भी हो सकता है, डैमेज छोटा भी हो सकता है, माइक्रो लेवल पे भी हो सकता है, मैक्रो लेवल पे भी हो सकता है। क्लियर? तो ये तो है डैमेज। अब डैमेज के बाद अपन आते हैं फेलियर पे। फेलियर क्या है? उसके बाद आएंगे अपन फ्रैक्चर पे। ठीक है? फेलियर क्या है? कभी कभी हम चलते हैं तो हमारी जो बोन है, हड्डियां हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि हम चल रहे हैं और हमारा पैर मुड़ गया खड्डे में आके और बाद में हम चल नहीं पाते। तो हुआ क्या एक्चुअल में? उसको जिसको हम मोच बोलते हैं, मतलब कुछ हमारी बॉडी में पैर की तरफ क्या हुआ, थोड़ा सा कुछ डिफॉर्मेशन आ गया, स्ट्रेन आ गया, जिसको डिफॉर्मेशन बोल देते हैं हम, डॉक्टर उसको स्ट्रेन बोल देते हैं। तो उससे हम चल नहीं पाते। तो पहले हम इजीली चल पा रहे थे, वॉक कर पा रहे थे, दौड़ पा रहे थे, अब हम वो काम नहीं कर पा रहे। मतलब हमारी बॉडी का जो वो कंपोनेंट है वो क्या हो गया? फेल हो गया। फेल हो गया वो, मतलब वो अपना वो काम नहीं कर पा रहा जो वो पहले कर पा रहा था, मतलब वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा जिसके लिए वो बना था। क्लियर? और अगर हड्डी टूट गई, हड्डी के दो पार्ट्स हो गए, दैट इज फ्रैक्चर। मतलब हड्डी के दो पार्ट्स हो गए अलग अलग, उसको फ्रैक्चर कहते हैं। तो फ्रैक्चर के पहले वाली स्टेज कौन सी हुई? फेलियर। पहले फेल होगा, और ज्यादा लगी, एक्सीडेंट तेज हुआ तो दो पार्ट में अलग हो गई, उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखो, समझ नहीं आया तो बीम है। ठीक है? बीम पे क्या लग रहा है? लोड लग रहा है ऊपर से। बीम पे ऊपर से लोड लग रहा है, और वो लोड किधर जा रहा है? कॉलम्स में जा रहा है। तो बीम पे जब लोड लग रहा है, अब मान लो बीम ने भी क्या कर रखा है, इस बिल्डिंग को लोड ले रखा है, इस बिल्डिंग का प्रॉपर तरह से, मतलब ये बीम का फंक्शन है। क्लियर? और कॉलम्स में लोड ट्रांसमिट कर रहा है इजीली, दिस इज द फंक्शन ऑफ बीम, कि वो इजीली लोड ट्रांसमिट कर रहा है। अब होता क्या है, लोड लगने की वजह से इस बीम का शेप चेंज हो गया, मतलब इसका क्या हो गया? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया, इसका शेप परमानेंट चेंज हो गया। अब शेप चेंज हो गया तो ये बीम अब उस तरह लोड ले पाएगा क्या? नहीं ले पाएगा। मतलब इस बीम का क्या हो गया? फेलियर हो गया, ये बीम फेल हो गया। अब ये उस तरह लोड बियर नहीं कर सकता, मतलब इस कंपोनेंट ने अपना फंक्शन करना बंद कर दिया या कम कर दिया। क्लियर? और ज्यादा लोड लगा तो इस बीम के क्या हो गए? दो अलग अलग टुकड़े हो गए, जिसको फ्रैक्चर बोल रहे हैं। टुकड़े हो गए अलग अलग, तो टुकड़े हो गए तो वो हमारा क्या है? फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर से पहले फेलियर होगा। अब ये डक्टाइल मटेरियल में अलग तरह से होता है, ब्रिटल मटेरियल में अलग तरह से होता है। दैट इज द बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। आगे हम जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मटेरियल्स की डेप्थ में जाके पूरा जीरो से, तब हम देखेंगे इनके फ्रैक्चर्स कैसे हैं। क्लियर? तो ये फेलियर एंड फ्रैक्चर है। शाफ्ट ले ली हमने। शाफ्ट क्या है? शाफ्ट थोड़ा मैकेनिकल से रिलेटेड है। सिविल वालों का बीम हो गया तो मैकेनिकल वाले भी देख लेते हैं शाफ्ट, गुस्सा हो जाएंगे नहीं तो शाफ्ट में भी क्या है? शाफ्ट का अगर मान लेते हैं शेप चेंज हो गया, उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया अगर शाफ्ट का, तो क्या होगा? वो उस लेवल पे लोड को ट्रांसमिट कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। मतलब शाफ्ट ने अपना फंक्शन करना क्या कर दिया? बंद कर दिया है, कम कर दिया। और ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ तो उसके क्या हो गए? शाफ्ट के दो टुकड़े हो गए अलग अलग। क्लियर? तो ये फेलियर एंड फ्रैक्चर में बेसिक डिफरेंस है। आया समझ में? ठीक है? तो ये हमारी सिंपल बेसिक सी क्लास थी। पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो सारे सीक्वेंस में रहेंगे तो पूरे देख के आगे बढ़िए, जिससे तुम्हारा बेस, जो तुम्हारी नींव है, फाउंडेशन जिसको बोलते हैं सिविल में, ठीक है, उसको मजबूत करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बिल्डिंग गिर जाएगी। क्लियर? तो आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ लोडिंग। तरह तरह के लोड्स पढ़ेंगे, और वो हार्ड कोर बेसिक्स है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। हार्ड कोर अगर वो आ गया अपन को, तो अपन आगे इजीली प्रोसीड करेंगे, मस्ती से पढ़ेंगे, फिर एकदम मस्ती में चलना आगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।